आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में सबसे पहले जो उनसे हैं कुछ आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्कस किए गए हैं कि हमारा बेसिक पर्पस क्या है। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ एंट्रोपी क्या हैं, और यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और फिर सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो सेकंड लॉ जो कहता है कि एंट्रोपी टाइम के साथ इंक्रीज ही होती है, इसकी क्या रीज़न है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस में है, जिसने कहा था कि एंट्रोपी इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स स्टेट, और सो बेसिस ऑफ एंट्रोपी इज स्टैटिस्टिकल। जो किसी भी सिस्टम की थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए और मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। मैकेनिक्स का मतलब यानी कि हमें हर पार्टिकल, एक गैस, आइडियल गैस के अगर हर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पता हो तो हम उसकी एवरेज वैल्यू यानी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो उस स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसका एवरेज टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इन टेम्परेचर जो है आपको पता है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये यूँ हम थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से हम चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें, और जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें उसी सिस्टम से रिलेटेड, तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन आती है, उसको हम अपनी क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी से मेजर कर सकते हैं। यूँ हमें एक कंफर्मेशन हो जाती है कि हम थ्योरेटिकल मेथड हमारे सही हैं या नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम एक सिंगल सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसके ऊपर आइडेंटिकल मेजरमेंट्स करते हैं रिपीटेडली ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब उन मेजरमेंट्स को हम बार-बार करते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं तो उसकी हम फिर एवरेज ले लेते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन हासिल हो जाती है। और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उनसे है ना वो हासिल करते हैं, और वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्रोबेबिलिटी देती है। ये जो एन आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन था ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, यानी कि वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ सिंगल वैल्यू हो, ये ना हो कि उसमें फ्लक्चुएशन आ रही हो। और दूसरा ये कि हमारा सिस्टम भी इस मेजरमेंट के दौरान इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। फिर वही बेसिक आइडियाज़ ही अभी कंटिन्यू होंगे कि अ, जब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की, उन सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल 2 सिक्कों के उछालने की देती हूँ, 2 कॉइन्स उछाले हैं, तो 2 कॉइन्स को उछालने से जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो चारों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो अगर हमारे इवेंट सिंपल हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल है, अगर इवेंट सिंपल नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटीज़ अनइक्वल होंगे। तो हम जब कोई एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम यही सपोज़ किया करेंगे कि उसका आउटकम जो है ना वो एक सिंपल इवेंट है, ताकि सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन की जा सके। और फिर हम जब इस सिंगल एक्सपेरिमेंट का आउटकम सिंपल इवेंट सपोज़ कर लें, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम की पहले तो स्टेट कंप्लीटली स्पेसिफाई होनी चाहिए एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो उस स्टेट को हम क्वांटम स्टेट कहते हैं। आपको पता है क्वांटम स्टेट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन। लेकिन आपको पता है पोजीशन और मोमेंटम एट द सेम टाइम नहीं मेजर हो सकते। तो कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस मेजरमेंट कैन नॉट बी डन ऑन द सेम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इन अ सीरीज। एक तो ये मैंने बताया कि पोजीशन और मोमेंटम यानी कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते। दूसरा ये कि अगर एक सिस्टम है उस पे मैंने एक दफ़ा मेजरमेंट कर ली तो आपको पता है वो कोलैप्स हो जाता है, यानी अब उस सिस्टम पे मैं अगर नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट करूँगी तो वो एक रैंडम रिज़ल्ट नहीं देगा।
तो इसलिए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे हम सेम मेजरमेंट अगेन एंड यानी एक ही क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे सेम मेजरमेंट अगेन एंड अगेन नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हासिल कर सकते एक सिंगल सिस्टम से ना। सो इसका मतलब है पहले हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए किसी तरीके से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना या एक्सपेरिमेंट उस पे करना ईज़ी नहीं है। तो ये इसका हल क्या निकाला गया कि हम एक एन्सेम्बल ले लेते हैं। एन्सेम्बल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम प्रिपेयर्ड इन आइडेंटिकल मैनर। आइडेंटिकल कैसे-कैसे हो सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, एनर्जी सेम होगी, वॉल्यूम, शेप, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस पे लग रहा है वो सब सेम होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एन नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे और क्वांटम स्टेट ऑफ ईच सिस्टम इन एन एन्सेम्बल कैन बी डिफरेंट, ठीक है? यानी इनकी ये अ, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिस्ट की हैं इसको हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स इनकी सेम है लेकिन क्वांटम मैकेनिकल स्टेट जो-सी होगी ना इनकी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम ओके अब हमें ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेके आता है, पर्टिकुलर जो एन्सेम्बल ऑफ सिस्टम्स है, इसमें से अगर एक सिस्टम आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो प्रोबेबिलिटी असल में हम ये है कि पूरे एन्सेम्बल में कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी फ्रैक्शन है उसी तरह के सिस्टम्स की। अ एग्ज़ाम्पल अब रियल लाइफ़ से तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप बहुत सारे अंडे ले लें, तो उन अंडों में से आप देख लें कि किसका डायमीटर जो-सा है ना 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वो हमारे पास अगर 20 अंडे हैं, तो 20 में से अगर 3 का डायमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 3 डिवाइडेड बाय 20 जो-सी है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह की आप एन्सेम्बल में यानी हमारे सिमिलर सिस्टम है, उनकी कोई एक प्रॉपर्टी मेज़र कर सकते हैं और यूँ प्रोबेबिलिटी भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास ईज़ी मेथड ईज़ी तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि एक अल्टरनेटिव मेथड आ गया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि सेम क्वांटम सिस्टम पे हम बार-बार मेज़रमेंट नहीं कर सकते, तो यानी टाइम एवरेज नहीं ले सकती। तो टाइम एवरेज की बजाय फिर हम एन्सेम्बल एवरेज ले लेते हैं। तो यानी डिफरेंट सिस्टम्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, उन सब वैल्यूज़ को हम एवरेज आउट कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास हम इसमें ये सपोज़िशन कर रहे हैं कि टाइम एवरेज और जो एन्सेम्बल एवरेज होगी डिफरेंट वेरिएबल्स की वो सेम होगी। और अब वही एन्सेम्बल से रिलेटेड है कि ऑल क्वांटम स्टेट्स इन एन एन्सेम्बल आर इक्वली प्रोबेबल। अगर किसी एन्सेम्बल में टोटल W सिस्टम्स हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 बाय W होगी। जब प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा पता चल जाए तो आपको पता है एवरेज फाइंड करना ईज़ी होता है, क्योंकि एवरेज क्या होता है पी-आई एक्स-आई था, वो एक्स बार हमें या एक्स एवरेज देता था। और अगेन ये मैंने मेंशन कर दिया था कि असम्पशन इसमें ये है कि टाइम एवरेज और एन्सेम्बल एवरेज जो-सी है ना वो सेम होगी, जो अगर हमने पहले किसी सिंगल सिस्टम पे करनी थी टाइम एवरेज, और उसी तरह का सिस्टम हमने एन टाइम्स प्रिपेयर करके रख दिया, उससे एन्सेम्बल एवरेज ले ली। फिर बोल्ट्ज़मैन ने कहा था कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटम स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी जो है W है, एंट्रोपी S से डिनोट करते हैं। तो हमने ये कहा कि फाई कोई फ़ंक्शन है, S और W के दरमियान जो फ़ंक्शन है वो फाई है, और प्रोबेबिलिटी जो-सी है ना वो 1 ओवर W है हर स्टेट की। तो हम फाई को फाइंड करना चाहते हैं ना, ये एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के दरमियान रिलेशन। तो ये आइंस्टाइन ने एक अप्रोच डेवलप की थी। इसमें उसने कहा था कि अगर एक सिस्टम ए की एंट्रोपी ए है और सिस्टम बी की एंट्रोपी ये एस ए है और सिस्टम बी की एंट्रोपी एस बी है, तो अगर दोनों की कंबाइंड एंट्रोपी एस ए भी होगी तो वो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोडक्ट होगी, क्योंकि 2 सिस्टम जो हैं हमारे एंसेम्बल में वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो अनकोरिलेटेड है। तो इसलिए दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी वो प्रोडक्ट होगी। लेकिन जो टोटल एंट्रोपी है वो सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए एंड एंट्रोपी ऑफ बी भी होगा।
तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो फाई ऑफ डब्ल्यू ए प्लस फाई ऑफ डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन पहली और दूसरी लाइन में इक्वेशन को कंपेयर करें तो फाई एक ऐसा फंक्शन है कि उसमें जो चीज़ों की प्रोडक्ट है वो सम करके उसको लिखा जा सकता है, और ये प्रॉपर्टीज हमारे पास लॉग वाले फंक्शन की है, क्योंकि लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है। तो इसका मतलब है एस और डब्ल्यू के दरमियान जो रिलेशन है वो लॉगरिथमिक है। अब इसमें ये जो के है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ कोर्स उन्होंने एम्पिरिकल डाटा से हासिल किया होगा इसको हम, यानी हमें तो सिर्फ ये पता चला कि लॉग का रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट जो होगा वो यानी कोई कंडीशंस या कोई किसी स्टेट पे मेजरमेंट करके ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एस जो है वो के बी टाइम्स लॉग ऑफ डब्ल्यू होती है। अब हम एक सिंपल मॉडल या आइडियल गैस या डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, तो उसमें उस सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड पे निकालेंगे, ठीक है। ये पी वी इज इक्वल टू एन के टी आती है जो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन उसका मेथड क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लें तो, और हम सपोज कर लें कि पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कैपिटल वी है और उस पूरे वॉल्यूम को हमने स्मॉल डेल्टा वी में डिवाइड कर दिया, तो जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स बनेंगे ना वो वी टाइम्स डेल्टा वी होंगे, और एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ये सारे के सारे में से कोई सा भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। तो एक मॉलिक्यूल के जो है वो आ, इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है ना डब्ल्यू, वो वी डिवाइडेड बाय स्मॉल या हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है जिसमें हमने अपने सिस्टम को डिवाइड किया है। अगर एन मॉलिक्यूल्स होंगे, कंसिडरिंग के वो एन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वो डब्ल्यू की पावर एन हो जाएगी जो कि रेशो ऑफ वी टू डेल्टा वी की पावर एन है। और हमारे पास क्योंकि एंट्रोपी एस इज इक्वल टू के बी लॉग डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की जगह पे हमने ये वाली पावर लगा दी, डब्ल्यू रेज टू पावर एन। तो एन जो सा वो लॉग से बाहर आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू जो सी है वो देखिए ये आपकी इस स्मॉल डिवीजन पे डिपेंड कर रही है कि जिनके हम सिस्टम को कितनी स्मॉल डिविजन्स यूज़ करके मेजर करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो मेजरमेंट होती है उसमें हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर ही नहीं करते, हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं। चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं देखूं कि इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी एस आई है, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी है एस एफ है, तो उस केस में ये डेल्टा वी जो है ना, यानी दोनों सिस्टम को हमने सेम डेल्टा वीज में डिवाइड किया, इसमें सेम स्मॉल एलिमेंट्स में लिया, तो उसमें वो रेशो कैंसिल हो जाती है। तो यूं चेंज इन एंट्रोपी जो है वो सिर्फ इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम की रेशो के लॉगरिथम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और इधर से अगर मैं डी एस बाई डी वी कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास एन के बी बाई वी आ जाता है, और ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। इसमें अगर मैं डी यू ज़ीरो रख दूँ, यानी हमारे सिस्टम को कोई हम इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, तो इधर से हमारे पास ये डी एस और डी वी रह जाएगा। तो डी एस बाई डी वी कीपिंग यू कॉन्स्टेंट जो है वो रेशो पी बाई टी के इक्वल आ जाएगा। तो डी एस बाई डी वी तो ये ऊपर से आप देखिए ये तो एन के बी डिवाइडेड बाई वी के इक्वल है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन आ जाती है। और फिर उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टेट में क्या फ़र्क है। माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो है इट्स अ कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट, इसको क्वांटम स्टेट भी कहते हैं या माइक्रो स्टेट कहते हैं, और बोल्ट्जमैन ने इसको कॉम्प्लेक्शन कह के बुलाया था। और माइक्रोस्कोप क्वांटम स्टेट नोन होने का मतलब है कि क्वांटम मैकेनिकली किसी सिस्टम की जो जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं वो नोन है, फॉर एग्जांपल एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन एटसेट्रा। और मैक्रो स्टेट क्या होती है, अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर किसी सिस्टम की एनर्जी पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें पता है, उसका वॉल्यूम पता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी मैक्रो स्टेट को डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी जो सी है वो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स और माइक्रो स्टेट इन अ सिस्टम होती है, ठीक है।
और क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अब थोड़ी सी ना क्वांटम मैकेनिक्स की आगे रिवीजन है। क्वांटम स्टेट जो सी सिस्टम है वो मैथमेटिकली आपको पता है ना 5x से डिनोट की जाती है, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। और 5x की एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट फॉर्म जो सी है ना वो डिपेंड करती है आपका सिस्टम कैसा है, उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन कैसी हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल इन अ बॉक्स आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए वेव फंक्शन फाई जोन सा था, बॉक्स के बाहर हर जगह जीरो था, सिर्फ बॉक्स के अंदर उसकी नॉन जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी। और फिर वो भी उसमें सिमेट्री पाई जाती थी, साइनोसॉइडल बिहेवियर पाया जाता था। मैनी पार्टिकल सिस्टम्स के लिए फॉर एग्जांपल मैंने वेव फंक्शन साई से डिनोट कर लिया, उसमें x1 x2 x3 पोजीशंस हैं, जो कि x1 कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है, x2 दूसरे का और x3 तीसरे का कोऑर्डिनेट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये भी आगे क्वांटम मैकेनिक्स की ही रिवीजन है कि इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। और ये ऑपरेटर जो है वो वेव फंक्शन पे एक्ट करते हैं और आइगन वैल्यू अपनी देते हैं। यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो 5 एक्ट कर रहा है तो एनर्जी की आइगन वैल्यू दे देता है। आपको पता है हैमिल्टोनियन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का भी सम है, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए तो ये माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये एक वेव फंक्शन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर ये मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेट किया था, सॉरी ये इसके इक्वल नहीं है, यहाँ पे मुझे एच फाई लिखना चाहिए था, यहाँ पे एच इज एक्टिंग ऑन फाई, ये जो नीचे वाली दो इक्वेशंस हैं तो ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो इसमें आप देखें कि फाई एच जब फाई के ऊपर एक्ट किया है तो इसके साथ एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स्ट्रा टर्म, एक और फंक्शन भी आ गया है। लेकिन हम इस तरह के फंक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा फंक्शंस भी आ जाएं जब ऑपरेटर ऑपरेट करे। हम ऐसे फंक्शंस में इंटरेस्टेड हैं जिनको हम आइगन फंक्शन कहते हैं, जब कोई ऑपरेटर ए फाई पे एक्ट करे और फाई दोबारा से आ जाए, सिर्फ एक उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम आइगन, ऐसे फंक्शन फाई को हम आइगन फंक्शन ऑफ ए कहते हैं। वो जो नंबर आता है उसको हम आइगन वैल्यू ऑफ ए कहते हैं। तो ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये ए फाइव पे एक्ट कर रहा है तो ये अल्फा आई नंबर देता है और फाइव दोबारा से फिर से आ जाता है, तो अल्फा हमारा आइगन वैल्यू है ए की फॉर द वेव फंक्शन फाइव, और फाइव आइगन फंक्शन है। सिंगल पार्टिकल इन अ बॉक्स जो इसकी बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे हो, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन हमारे पास आता था ना, ये इस तरह की फॉर्म का होता था, b sin n pi x ओवर l। जब हैमिल्टोनियन ये एनर्जी ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे एक्ट करता है तो ये इसकी आइगन वैल्यू ये आती है। सो ये एक नंबर है इवेंचुअली, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू जो है वो ये होती है। फिर उसके बाद थोड़ी सी और क्वांटम मैकेनिक्स की रिवीजन है। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सारे पोस्टुलेट्स नहीं मैंने यहाँ मेंशन किए, जो हम क्योंकि हम तो मेजरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो मेजरमेंट से रिलेटेड जो है पोस्टुलेट्स के, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो वैल्यू हमें हासिल होती है वो आइगन वैल्यू होती है कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर की। मसलन मैं एनर्जी का ऑपरेटर अगर अप्लाई करूंगी वेव फंक्शन पे तो मेरे पास एनर्जी की आइगन वैल्यू आएंगी। अगर हमारा सिस्टम जो है वो किसी आइगन स्टेट में हो ऑपरेटर ए की, तो जो आइगन वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली फाई आई की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू अल्फा आई होगी। तो ये अल्फा आई डेफिनेटली नोन होगी। तो यूं हम क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्टेनली मेजर कर सकते हैं या सर्टेनली नोन हो सकती हैं। जब हमने सिस्टम अपनी किसी एक सर्टेन एनर्जी स्टेट में प्रिपेयर किया तो उसकी एनर्जी नोन होगी, उसके ऊपर जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वही एनर्जी की वैल्यू हमें रिटर्न होनी चाहिए। और जो क्वांटम मैकेनिक्स में साइमल्टेनियसली मेजरेबल क्वांटिटीज हैं या वेरिएबल्स हैं वो एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन है। और
जो क्वांटम स्टेट्स या माइक्रो स्टेट्स होती हैं, उनकी तमाम साइमल्टेनियसली मेजरेबल क्वांटिटीज़ हमें पता होती हैं। एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट्स कौन-सी होती है? ऐसी माइक्रो स्टेट जो कि कंपैटिबल हो कंस्ट्रेंट्स के साथ, मैक्रो स्टेट की कंस्ट्रेंट्स के साथ। अ, उसको हम एक्सेसिबल क्वांटम स्टेट कहते हैं। तो दूसरी स्टेट्स जो कि हमारी जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, यानी हमने सिस्टम की एनर्जी क्या रखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उसका वॉल्यूम या उसके ऊपर फील्ड क्या अप्लाई किया, उस वजह से कौन-कौन सी क्वांटम स्टेट्स एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। वो हमारी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट हैं, और जो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होंगी, उनको हम इनएक्सेसिबल क्वांटम स्टेट कहेंगे। समटाइम्स कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि कंपैटिबल तो होंगी हमारी मैक्रो स्टेट के साथ, लेकिन हमारे पास मे बी मेजरमेंट के लिए इतना टाइम ना हो कि वो वाली माइक्रो स्टेट एक्सेसिबल हो सके। तो समटाइम्स यानी कुछ स्टेट्स टाइम की वजह से भी इनएक्सेसिबल हो जाती हैं। सो कंस्ट्रेंट्स कौन-कौन सी हैं? ये यही जो कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फिक्स्ड होने चाहिए। शेप ऑफ कंटेनर फिक्स्ड है, और ऑल अप्लाइड फील्ड्स हम कांस्टेंट्स रखते हैं क्योंकि हम अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। फिर लास्ट जो चीज़ है, डीजेनरेट स्टेट्स कौन-सी होती हैं? डीजेनरेट स्टेट्स जो-सी हैं, वो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स होती हैं, लेकिन उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट होगी वो सेम होगी। जैसे एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, वो सबका सेम होगा। और एन्सेम्बल ऑफ डीजेनरेट स्टेट जो होता है, उसको हम माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल कहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।